नमस्ते। नमस्ते हिंदुस्तान। नमस्ते वर्ल्ड। हम बलराम किसान हैं और आप हैं किसान पाठशाला पर। सो किसान पाठशाला के सिलेबस चालू हो गए हैं। सभी क्रॉप डॉक्टर को इनविटेशन दे दिया गया है। लगभग 700 लोगों की बैच इस समय कंटिन्यू रन हो रही है। निःशुल्क है, सीखना सिखाना, जिसमें आज का विषय मैंने ले रखा है मृदा, सॉइल, मिट्टी, भूमि, और जो भी अपनी भाषा में आप कह सको। हम फार्मर हैं और फार्मिंग करते हुए अगर हम मिट्टी को नहीं अच्छे से समझ पाए तो हमारी फार्मिंग कहीं ना कहीं व्यर्थ है या सही दिशा में नहीं है। फार्मिंग करने में सबसे बड़ा योगदान है मृदा का। भारत की ही मिट्टी इस तरह की है जो सॉइल कही जाती है, SOIL, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा। ये मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी में एक टेक्सचर बना हुआ है। पहले मुझे ये बताइए, क्या आपने हेडफोन लगा रखा है? क्या आपने नोट पेन लेकर बैठे हैं? अगर आप मेरा चैनल किसान पाठशाला और मेरे सिलेबस बिना हेडफोन लगा करके, बिना नोट पेन के बैठ करके सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने से धोखा कर रहे हैं। आप ही से बात कर रहा हूं। पॉज करो, पेन पेड लेकर आओ। बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली है जो आपके फार्मिंग के तौर तरीके को कई मायनों में बदलने वाली है। जैसे सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा। पूरे विश्व में कहा जाता है मीडिया, हमारे यहां कहा जाता है सॉइल, क्योंकि यहां पर अनंत जीवों की आत्मा बसी हुई है भारत की मिट्टी में। दक्षिण में जाओगे अलग टेरिटरी है, उत्तर में जाओगे अलग है, पूर्व में जाओगे अलग है, मध्य में बसे हो अलग है, और चौतरफा पांचों दिशाओं में, चार दिशाएं और सेंटर में जहां पर खड़े हो वहां पर धरती माँ का टेक्सचर हिंदुस्तान में सभी देशों से, पूरे विश्व से अलग है। सॉइल लेस खेती की इजाद क्यों हुई? क्योंकि ऑलरेडी जहां बाहर कहीं पर सॉइल है, या तो रेत है या बैक्टीरिया नहीं है या एक ही तरह की मिट्टी है। भारत में अनंत जीवों की आत्मा कहा गया है, इसीलिए साइंटिस्टों ने इसको सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ कहा है। एक मैं उदाहरण बतलाता हूं। मिट्टी से 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, इकोसिस्टम है, कुदरती इकोसिस्टम है, जिसमें अनंत अनंत बैक्टीरिया रहते हैं। उदाहरण मैं देता हूं। हम सभी सोते हैं रात को तो खटिया पर सोते हैं। खटिया ऑलरेडी भूमि से 1.5 फीट की हाइट पर रहता है। जब रात को 3 बजे, 2 बजे से 6 बजे के बीच में, लगभग 3 से 4 बजे के बीच में ऑक्सीजन लेवल कम होता है और सारे प्राणी नाक से सांस लेने की बजाय मुंह से सांस लेते हैं, तो ज्यादा मात्रा में हवा अंदर जाती है। और अगर हम नीचे विश्राम करेंगे, सोएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया हमारे पेट में अंदर जाएंगे और आंतों को खराब करेंगे और हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बीमारियों का शिकार होंगे। इसीलिए पूर्वजों ने खटिया की इजाद करी और 1.5 फीट ऊपर सुलाया। और उदाहरण देता हूं। दादी नानी दलहन, दाल या कुछ ऐसी चीजें जो बैक्टीरिया से खराब हो, उसको ऊपर छीके पर टांगती थी। याद आ रहा है? क्योंकि नीचे अगर दाल रखी हुई रह गई तो वो थोड़े समय के बाद खराब हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरियल काउंटिंग उसमें बढ़ने लगेगी। इसी तरीके से अगर आप मटन मार्केट में जाओगे तो मीट जो कटा हुआ है उसको ऊपर टांगते हैं। नीचे रखेंगे तो उसमें सड़न फंगस आने लगेगी, ऊपर टांगोगे तो सूखने लगेगा। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये अगर आपकी मिट्टी का सही है तो हम जो फार्मिंग करेंगे वो सही दिशा में होगी, और हम जो फर्टिगेशन, इरिगेशन करेंगे वो सही दिशा में होगी। मिट्टी कई प्रकार की है खेती करने के लिए। रेतीली, चिकट, सफेद, काली, लाल, पथरीली, चुनखड़, मुरमाड़,
मिक्स, सिंगल एक ही कैरेक्टर, पच 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 करने वाला, सभी तरह की मिट्टी है। लेकिन पौधे को चाहिए क्या, मिट्टी का टेक्सचर होना कैसे चाहिए? हमें चाहिए पौधों को हेल्दी रखना, उनको स्वस्थ हरा भरा रखना, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने न्यूट्रिशन अपटेक करना। आप पेड़ लगाओ, पौध लगाओ या कंद लगाओ, हम फार्मरों की रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरी जो मृदा है, मेरी जो सॉइल है, उसमें जो भी मैं फसल लगाऊं वो फसल इस तरीके की हो कि वहां पर हेल्दी वातावरण हो। मतलब एक तो इसका जो टेक्सचर है, इसके 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे वाला वातावरण, इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहला लेसन, ये थंब रूल बता रहा हूं, बाकी तो फार्मिंग के और भी तरीके बहुत सारे आएंगे। लगभग किसान पाठशाला से जुड़े रहेंगे तो 75+ सिलेबस है और ये निःशुल्क है। किसान पाठशाला यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। जस्ट यहां पर एक ही बात होती है, लर्न एंड टीच हियर, सीखो और सिखाओ, और कुछ नहीं होता है। मिट्टी का टेक्सचर होना चाहिए आपके खेत में 5% कार्बन, 25% भूमि, 25% हवा, 25% पानी और 45% भूमि। इस तरह का वातावरण अगर आपने पेड़ पौधों को दिया तो सबसे सुपीरियर उत्पादन आता है। इसको बोलते हैं स्वस्थ भूमि, स्वस्थ मृदा। और इसमें जैसे ही ये इकोसिस्टम बैक्टीरियल काउंट हम जोड़ देते हैं तो ये होती है जीवंत भूमि। हेलो, सिंप्लीफाई तरीके से बताने की चेष्टा कर रहा हूं। एक, स्वस्थ भूमि, दूसरा जीवंत। इनमें भी बहुत बड़ा फर्क है, अनबैलेंस है शब्दों में। इन शब्दों को पकड़ने की चेष्टा करोगे तो काफी दूर तक हम चलेंगे। एक होता है भूमि, दूसरा होता है स्वस्थ भूमि, तीसरा होता है जीवंत भूमि। तो हमें अगर फार्मिंग करना है तो जीवंत भूमि की तरफ जाना पड़ेगा। 5% कार्बन, 25% हवा, 25% पानी, 45% मिट्टी, और जो मृदा की लेयर है उसके ऊपर 1.5 फीट और नीचे 1.5 फीट बायोडाइवर्सिटी कॉलोनी, इकोसिस्टम होना ही चाहिए। तो हम जो भी फार्मिंग कर रहे हैं वो सही दिशा में हो रही है। थंब रूल बताने की चेष्टा कर रहा हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमारे फार्मिंग के तरीके क्या है, समझ में आया यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट लो, कैप्चर करो, रखो, नोटपैड में लिखो, हटा दूं। हमारे फार्मिंग के तरीके जो हैं वो बहुत ही सुदृढ़, सहज, सरल है ना? कैसे? किसान खेती करते थे गोबर से, बैलों के सिंगल हल से। एक हल डालते थे बैलों का जो नीचे उतर जाता था। सबसे पहले सिंगल बैल का हल था, एक ही बैल, उसको 2 पट्टे रहते थे, यहां से कर्व रहता था, ऐसे खींच के लेके जाता था, इस तरीके से रहता था। सिंगल हल खींच के ले जाता था, यहां सिंगल बैल एक ही बंधा हुआ रहता था। फिर डबल बैलों का आया, फिर ट्रैक्टर आ गए, 25 हॉर्स पावर, 35 हॉर्स पावर, 40-45 हॉर्स पावर। अभी 55 हॉर्स पावर आपके खेतों में पहुंच रहा है क्या? नीचे से डीप कल्टीवेशन कर रहा है क्या? हेलो, 55 से 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से आज का फार्मर मुझे लगता है संतुष्ट नहीं है। दिसंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम फार्मिंग के तौर तरीके क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से खेती कर रहे हैं। नमस्ते मन्नू। छोटी सी बात है कि भूमि को हमें केवल मृदा नहीं रखना है, हमें जीवंत भूमि बनाने तक का प्रयास जो पहले था वो करना है। कैसे होगा? ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब में, आज की तारीख में बीकानेर से भटिंडा तक कैंसर ट्रेन चल रही है। तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, किसान की समस्या का हल है
या हल ही किसान की समस्या है? प्रश्न भी वही है और उत्तर भी वही है। किसान की समस्या का हल है मतलब कुछ तो समस्या है ना। हम जो फार्मिंग कर रहे हैं, सारी दुनिया चेष्टा कर रही है कि किसान के जेब में 2 पैसे डाल दूं, किसान की आय बढ़ा दूं, किसान से अच्छा उत्पादन दिला दूं, किसान को हष्ट पुष्ट कर दूं, लेकिन क्रॉप लोन दे पाए हम? सोचने वाली बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया हिंदुस्तान की फार्मरों की इनकम बढ़ाने के लिए। शायद किसान की समस्या थी कि फार्मरों की इनकम कम थी, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया। लेकिन दूसरी लाइन सुनने की चेष्टा करो, हल ही किसान की समस्या है, वही हुआ। पंजाब, हरियाणा, हर दूसरे घर तीसरे घर में कैंसर है। वही चीज अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जहां जहां भी फार्मरों को हाईली एडॉप्टिंग तरीके से एडॉप्ट किया है, डायनेमिक तरीके से एडॉप्ट किया है, ये सारे तरीके फार्मरों के अब बिगड़ते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। और ये सारे तरीके हम सुनेंगे, समझेंगे, सहेजेंगे। पोस्ट कर दे। ओके रिदम, एग्जाम देने जा रहा है, बेस्ट ऑफ लक। मैं बात कर रहा था किसान की समस्या है और हल ही किसान की समस्या है। ये सुनने समझने की बात है, चेष्टा करने की बात है कि जितने भी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या वो हमें सारी की सारी एडॉप्ट करनी है या हमारा विवेक लगा करके एडॉप्ट करनी है? मिट्टी को अगर इस टेक्सचर में नहीं रख पाए तो कोई भी फॉर्मेट आप एडॉप्ट कर लो, कुछ काम में आने वाला नहीं है। हमने फर्टिगेशन देने के साधन जुटाए कि हमारा उत्पादन बढ़ जाए, हमने इरिगेशन देने के साधन जुटाए कि हमारी पौधे की जड़ों तक पानी अच्छे से चले जाए, हमने सॉइल टेस्टिंग किट जुटाए, हमने सॉइल टेस्टिंग लैबें बना दी कि मेरी मिट्टी की हेल्थ क्या है। भाई साहब, आपको सॉइल टेस्ट लैब तक जाने की आवश्यकता है क्या? इकोसिस्टम को मेंटेन रखो, जीवंत भूमि को रखो। ये जो 1.5 फीट की लेयर है ऊपर नीचे की, टोटल 3 फीट, इसको मेंटेन रखो। कैसे मेंटेन रखें, ये बहुत ही बड़ा विषय है। तो जो भी हम फार्मिंग करें उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इस गोले को मैं कंटिन्यू रखूंगा, इससे आपको समझ में आता रहेगा। पच्चीस 25 और 45, इसको बोलते हैं स्वस्थ, और इसमें 3 फीट की लेयर आ गई तो जीवंत। तो मुझे आपको लेके जाना है जीवंत भूमि तक। अब हम ये कैसे पता करें कि मेरी मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं है? पहला टास्क कि क्या मेरी भूमि स्वस्थ है। तो कहीं लैब के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिंप्लीफाई तरीके से जो भी हमारी फार्मिंग हो रही है उसमें हम जुताई करते हैं। बिना जुताई के हम खेती ही नहीं करते। जुताई करते हैं तो गहरी जुताई करना है। पलटी पलव समझते हैं? सभी समझते होंगे। 50 पावर के ट्रैक्टर सभी के पास आ गए हैं। पीछे 2 ही कान होते हैं, कल्टीवेटर में 7-8 कान होते हैं, पलटी पलव में 2 ही कान होते हैं कि मिट्टी को जो पलटता है। तो जब हम खेत में पलटी पलव कराते हैं, मिट्टी पलटते हैं, तो जिस दिन मिट्टी पलट रहे हो उस दिन क्या आपको देखना है? ये खेत है और यहां पर मिट्टी पलटी जा रही है, ये मिट्टी पलटी जा रही है। तो आपको खेत के अंदर जाना है और जहां से मिट्टी नहीं पलटी गई है और जहां मिट्टी पलट दी गई है, यहां हल्का सा उभार आता है, हल्का सा उभार आ जाता है। ये जो मिट्टी पलट दी गई है जहां पर, वहां हल्का सा उभार आ जाता है, उठाव आ जाता है। सॉरी, उभार में उठाव। ये जो उठाव है ये बतलाता है कि आपने जो पलटा है वो ढेपों का साइज ऊपर आ गया है और एक फ्लैट जमीन है। तो इस जगह पर आपको इंच टेप लेके जाना है और कितने सेंटीमीटर की हाइट उठी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अपने दिमाग को अपने खेत में लेकर जाओ, मेरा वीडियो देखते देखते, सुनते सुनते। मुझे जहां पलटी पलव हो चुका है और जहां बराबर है उन दोनों के बीच में टेप से नापना है।
इंच टेप, ज्यादा बड़े ढेपे आए तो, छोटे आए तो सेंटीमीटर से नापना है। ये उदाहरण के लिए 20 सेंटीमीटर बढ़ गया, उदाहरण बता रहा हूं, 20 सेंटीमीटर बढ़ गया। आज हमने 1 तारीख को पलटी पलव किया, तो अब आपको जाना है 7 दिन बाद। ये 20 सेंटीमीटर जो बढ़ा था, ये कितना नीचे बैठ रहा है, क्योंकि 7 दिन में इसकी एयर निकलेगी, ये सॉफ्ट होंगे, ये नीचे ढेपे धीरे धीरे खुद से फिसलेंगे और बैठेंगे। ये 50% से ज्यादा अगर नीचे जाता है, 10 सेंटीमीटर बचता है, तो लगभग आपकी भूमि सही दिशा में है। समझ में आ रहा है? स्वस्थ मिट्टी की दिशा में है। दूसरा, पलटी पलव करने के 7 दिन के बाद जब हम जाएंगे, तो ये जो बड़े बड़े ढेपे हैं, ये जो बड़े बड़े ढेपे हैं, सूर्य की रोशनी आती है तो यहां पर एक शाइनी लेयर आती है, चमक आती है, जैसे तेल लगा दिया हो या चिकनास हो। आती है क्या? आपके खेत में आती है? क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। कुछ हाँ बोल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे हैं। अगर ये शाइनी लेयर पलटी पलव करने के 7 दिन के बाद हम दूर से दोपहर में खेत में जाने से पहले हमने बाइक लगाई और पैदल उतरकर खेत में जा रहे हैं, उस समय हमें दूर से वो चिकनास दिख रही है, सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट मार रही है, तो आपकी मिट्टी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चिकट है, उसमें कई सारे फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब हो चुके हैं, शाइनी नहीं होना चाहिए। एक, कितना दबा, 50% कम से कम दबना चाहिए, नहीं दब रहा है तो गड़बड़ है। दूसरा, देखने पर उसकी टेक्सचर शाइनी है तो गड़बड़ है, शाइनी नहीं होना चाहिए। तीसरा, जब हम खेत में जाएं तो जूते पहन के जाना है, मिट्टी को टेस्ट करना है, मृदा को। सॉइल टेस्ट आपके खेत में आपसे खुद से करवा रहा हूं, यही तो है क्रॉप डॉक्टर, खुद के खेत का खुद ही चिकित्सक, कहीं किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है। जूते पहन के जाना है, ओके। एक प्रक्रिया मैंने बताई, चिकट दिख रहा है तो गड़बड़ है। दूसरी प्रक्रिया, आपको जूते पहनकर जाना है और जब खेत के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा अंदर चलना है, 50 फीट 100 फीट। आपको खेत में चलते चलते अगर कड़क पत्थरों का अनुभव हो रहा है जूते पहनने के बावजूद, समझने की चेष्टा करो। मैं जहां पर आपके पूरी मनस्थिति को खेत में लेकर के जा रहा हूं, पलटी पलव किया है, 7 दिन हो गए, बड़े बड़े ढेपे हैं, आपने जूते पहन रखे हैं, अब आप खेत के अंदर 100 से 150 फीट चल रहे हो, जूतों में अनुभव हो रहा है कि आप मिट्टी पर नहीं पत्थरों पर चल रहे हो, तो आपकी मृदा तकलीफ में है। आपको सॉफ्टनेस का असर हो रहा है, जैसे किसी भी ढेपे को पैर लगे, वो फूट जाए, वो टूट जाए, फिसल जाए, कड़क पत्थरों का अनुभव नहीं हो, तो आपकी मृदा सही दिशा में है, स्वस्थ मिट्टी है। बीच में जाकर के रैंडमली कुछ ढेपों को चिन्हित करो, किक मारो, जोर से पुश करो, सामने पैर से जैसे फुटबॉल को मारते हो ऐसे मारो। अगर 150 फीट चलने में आपको समझ में आ रहा है कि मैं पत्थरों पे चल रहा हूं, तो किक का प्रेशर स्लो होना चाहिए, वरना पांव टूट जाएगा। चलने में ये लग रहा है कि मिट्टी सॉफ्ट है, फुडर रही है, गिर रही है, तो आपको उस धीरे से करना है। उल्टा बोला मैंने, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो पकड़ पाओगे। फुडर रही है तो जोर से देना है, पत्थरों में चल रहे हो ऐसा अनुभव आ रहा है, धीरे से देना है। एक पुश करना है, किक मारना है, किक मारने से ढेपा पूरा फूट जाए। 7 दिन के बाद पलटी पलव करने के बाद ढेपा पूरा फूट जाए तो आपकी मिट्टी स्वस्थ है। अगर ढेपा फूटे नहीं, किक वापस आए और आपको दर्द हो, पाँव में दर्द हो, तो समझ लो हमारी धरती माँ की तबीयत खराब है, सही से उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप जिस तौर तरीके से फार्मिंग कर रहे हो, उनको रिपेयरिंग की जरूरत है, उन तौर तरीकों में सुधार लाने की आवश्यकता है। सिंपल मैंने सिस्टम बताया कि आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ कैसे हैं ये पहचान पाओ। पलटी पलव, ढेपा कितना बैठा, 50% बैठना चाहिए, धूप में शाइनी नहीं दिखना चाहिए, खेत में जब चलो तो सॉफ्टनेस का
आनंद आना चाहिए, जब किक मारो तो ढेपा पूरा फूट जाना चाहिए, मतलब आपकी मिट्टी स्वस्थ है। इसी के अपोजिट अगर हम जाएंगे तो जो मिट्टी का ढेपा था पलटी पलव का, 7 दिन के बाद नहीं बैठा, कड़क वैसा ही है, या 10% 20% नीचे डाउन जा रहा है, तो मिट्टी में सुधार की आवश्यकता है। दूर से शाइनी दिख रहा है, मतलब पीएच बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 7 के ऊपर है, 7.5 है, 7.25 है, 8 तक पीएच हो सकता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ चुकी होगी वहां पर। जो भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो वो मिट्टी पकड़ती जा रही है, पकड़ती जा रही है, पकड़ती जा रही है। चलने पर अनुभव हमारा पत्थरों में चलना है या ढेपा लात मारने से वापस किक आती है, मतलब हमें सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अब हमें कार्बन टेस्ट करना है। समझ में आया यहां तक? कुछ तो बोलो यार। छुट्टी लेना हो पॉज करो और छुट्टी लेकर घूम के आओ, वापस बैठना है हमें। ये मैंने बताया कि मेरी मृदा स्वस्थ है क्या। इसके साथ साथ हमें कार्बन का टेस्ट करना है। ये जो 5% है ना, ये बहुत ही आईएमपी है। कार्बन टेस्ट करना है। मैं सिंप्लीफाई थंब रूल दे रहा हूं कि कहीं पर घर से बाहर ना निकलना पड़े और आप खुद ही अपनी मृदा की जांच कर लो। और मृदा कैसी होनी चाहिए, वो किसी भी तरह की सॉइल हो, उसमें होना क्या चाहिए वो मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं। जब आप कल्टीवेशन पलटी पलव कर देते हो और ये जो मिट्टी का टेक्सचर है ये अल्ट पल्ट हो जाता है, इसके बाद में 7 से 10 दिन के बाद आप खेत में जाइए रेंडमली। ये आपका खेत का पॉकेट है, तो खेत के पॉकेट को ऊपर उठा कर देता हूं, 1 मिनट। ये जो हमारा खेत है, इस खेत से चारों तरफ से 10-10 फीट छोड़ना है, क्योंकि मेड़ के आसपास कुछ न कुछ टाइटपन रहता है। अंदर से रेंडमली जगह से कहीं से भी एक एक मुट्ठी मिट्टी उठाना है, रेंडमली जगह से उठाना है, कहीं से भी उठा लो। 5 एकड़ से ज्यादा बड़ा पॉकेट का टेस्ट नहीं करना है। कार्बन क्या परसेंट है आपकी मिट्टी में वो मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं। एक तो स्वस्थ मिट्टी या ये ढेपों से इसे कर सकते हो, दूसरा कार्बन परसेंट आप घर पे ही चेक कर सकते हो। ये मैंने आपको बतलाया था पीएच चेक करने की विधि, कड़कपन है या नहीं। दूसरी कुछ दिमाग मत लड़ाओ, सॉइल टेस्ट कराना है तो बी किसान ग्रुप कर रहा है। 75 875 38 222 पर आपकी खेती का सैंपल भेजोगे तो हो जाएगा। अभी मैं सैंपल उठाने का तरीका बतला रहा हूं, खुद भी घर पर कर सकते हो। इसी तरीके से सैंपल उठाना है, अगर यहाँ सैंपल भेजना है तो भी इसी तरीके से भेजना है। 7587538222 7587538222 ये सॉइल टेस्ट का नंबर है बी किसान ग्रुप का। कल्टीवेशन करने के 8 से 10 दिन के बाद जाना है, अलग अलग जगह से एक झोला लेना है, ऊपर की लेयर हटाना है, 5 इंच की 4 इंच की एक मुट्ठी लेना है, झोले में डालना है, आगे जाना है, मुट्ठी लेना है, झोले में डालना है, आगे जाना है, मुट्ठी लेना है, झोले में डालना है। तो ऐसे अलग अलग जगह से 10-20 जगह से 5 एकड़ की मिट्टी से आप सैंपल उठा पाओगे। ये सैंपल निकालने के बाद में अगर गीला है तो छांव में सुखा लो, उसको फैला दो। बड़े पत्थर, लोहा, बड़ा लकड़ा अगर उसमें है तो निकाल कर बाहर कर दो। मिट्टी अभी भी फूड रही नहीं है तो उसको कपड़े में लपेटो, लकड़ी से कूटो, थोड़े थोड़े पार्टिकल उसके छोटे हो जाएंगे। ज्यादा कूटना पड़ रहा है तो मिट्टी बेकार है, खराब हो रही है, हमारे तरीकों में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है और आपको लैब टेस्ट कराना चाहिए। नॉर्मल छोटे छोटे पीसेस हैं या जनरल लकड़ी मारने से पूरा का पूरा भूसा हो रहा है, फूट रहा है, तो ठीक है, चिंता मत करो। अब ये जो सैंपल बना 2-3 किलो, इस सैंपल को, ये जो सैंपल बना, इस सैंपल को मिक्स करो, मिक्स करो, मिक्स करो, मिक्स करो, मिक्स करो और आधा फेंक दो छांव में सुखाने के बाद। मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, आधा फेंक दिया। क्योंकि आप 5 एकड़ में से 10-15 जगह से सैंपल उठाओगे तो लगभग 3 से 4 किलो बनेगा। अब 4 किलो सैंपल में आधा फेंक दिया तो 2 किलो। फिर ये 2 किलो को मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया और आधा फेंक दिया। अब बचा 1 किलो। मिट्टी का सैंपल कैसे तैयार करना कार्बन टेस्ट करने के लिए या फिर कहीं मृदा परीक्षण जांच करने के लिए भेजना है, बी किसान ग्रुप के पास भेजना है 75 875 38 222 के नंबर पर डायल करके, तो किस तरीके से सैंपल उठाएं और उसको कैसे फेंटे। फिर ये 1 किलो बचा है, फिर इसको मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स 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 मिक्स, आधा वापस खेत में डालना है। अब बचा आधा किलो। आधा किलो को फिर मिक्स किया, 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 फिर इसमें से आधा खेत में डालना है।
अब बचा आपके पास 250 ग्राम सैंपल। ये 250 ग्राम सैंपल आपको जांचना है। ये सारी प्रक्रिया करने से पहले करना क्या है पता है? जब भी हम खेत में जाएं, भावनात्मक हमें हमारी मृदा से जुड़ना है। तो मैं आपको बता रहा हूं स्वस्थ मृदा, और भावनात्मक जुड़ना चालू किया तो जीवंत भूमि की फीलिंग आपको भी आएगी, जीवंत भूमि दिखेगी, जीवंत भूमि के साथ जीना चालू करोगे। खेत में जाने से पहले भावनात्मक जुड़ सकते हैं। ओनली वन अर्थ, एक ही धरती माँ है, हम भी एक ही है, दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, दोनों प्रकृति है। आप जिस भी तरीके से जुड़ सकते हो भावनात्मक, माँ है, साथी है, बहन है, भाई है, इस दृष्टि से उनको देखना चालू करो, क्योंकि वो जीवंत है। मैं अभी आपको स्वस्थ बता रहा हूं, इसकी अगली कड़ी में लेके आऊंगा जीवंत पे। तो जीवंत दोनों चीजें होती है तो एक बॉन्डिंग, एक हार्ट कनेक्टिविटी, एक बातचीत, एक देखरेख, सारा कुछ जुड़ता है, तो जीवंत है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी। अब ये 250 ग्राम सैंपल आप कैसे कार्बन टेस्ट करोगे, समझ में आया यहां तक? हेलो, समझ में आया? कांच का ग्लास लेना है, कार्बन टेस्ट कैसे करोगे? कांच का ग्लास लेना है, लगभग 100 ml, उदाहरण बतला रहा हूं। इसमें 30% जो ये 250 ग्राम सैंपल लिया हमने, वो सैंपल की मृदा यहां पर डालनी है। 30%, 70% इसमें पानी भरना है। अब इसको फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, हिलाना है, हिलाना है, हिलाना है, हिलाना है, हिलाना है, हिलाना है, जब तक ऐसा लगे कि ये घुल गया। या 1 मिनट रुको फिर हिलाओ, 1 मिनट रुको फिर हिलाओ, ऐसे 2 से 3 बार करो, तो ये पूरा ऐसा लगेगा घुल गया। अब घुलने के बाद क्या प्रतीत होगा? घुलने के बाद क्या प्रतीत होगा? पूरा मटमैला पानी ग्लास में घुलने के बाद क्या प्रतीत होगा? मटमैला पानी। और इसको घोलने के बाद में आधे घंटे के बाद इसके पास जाओ, 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट के बाद इसके पास जाओ, तो क्या दिखेगा? कंकर, कंकर दिखेगा। हेलो, मेरे साथ बने हो तो हाँ ना का जवाब देना पड़ेगा। हेडफोन लगा रखा है ना, पेन कागज है तो जवाब दे पाओगे। हाँ, नीचे क्या दिखेगा? कंकर। कंकर के बाद एक गाद दिखेगी, हल्की गाद, क्या बोल सकते हैं? क्ले, गाढ़ी मिट्टी। गाढ़ी मिट्टी के बाद एक हल्की मिट्टी की लेयर, ये भी गाढ़ी रहेगी लेकिन हल्की मिट्टी की लेयर। उसके बाद थोड़ा सा मटमैला पानी, उसके बाद क्लीन पानी दिखेगा, आधे घंटे तक बैठ जाएगा नीचे, ये टेक्सचर दिखेगा। इसके बाद में ऊपर कहीं कुछ तैरता दिखेगा। हेलो, पॉज करो, रिवर्स 3-4 बार देखो, मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की चेष्टा करो। ऊपर कुछ हल्का तैरता दिखेगा। अब आपको क्या करना है? स्केल, फीट, टेप, इंच, जो भी हो, यहां पर लगानी नापने के लिए। जहां तक आपके पानी की लेयर है वहां से बॉटम तक, जहां तक पानी की लेयर है वहां से बॉटम तक कितने सेंटीमीटर है? उदाहरण के लिए ये 100 सेंटीमीटर का है, तो क्या आपकी ये कार्बन की लेयर 5 सेंटीमीटर तक है? तो 5% कार्बन है। 1 सेंटीमीटर तक है तो 1% कार्बन है। 0.5 सेंटीमीटर तक है तो ½ कार्बन है। समझ में आ रहा है? ये ऊपर जो काला कचरा तैर रहा है यह है बायोमास कार्बन, और ये जितना ज्यादा हमारे खेत के अंदर रहेगा उतनी हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी, सॉइल की तरफ बढ़ने की चेष्टा करेगी। जीवंत नहीं है अभी। जितना बायोमास कार्बन होगा उतनी स्वस्थ होगी। कम से कम 1% चाहिए
ताकि हम जो फर्टिलाइजर दें वो पौधा उठाने की चेष्टा करे, और सही रहता है 5%। पूरे भारत में मुझे नहीं लगता कि जंगलों के अलावा 5% कार्बन कहीं पर है, या हम जो आच्छादन वाली खेती कर रहे हैं वहां पर कार्बन परसेंट होगा ज्यादा। हम जो भी कल्टीवेशन वाली खेती कर रहे हैं 0.4, 0.3, 0.7, 0.5, 0.8, 0.5 सॉइल टेस्ट करा कर देखो, आप खुद सॉइल टेस्ट घर पे करके देखो। अगर ये 1% आ रहा है तो हमारी मिट्टी लगभग ठीक है, 5% आ रहा है तो स्वस्थ है। वरना हम जो खेती कर रहे हैं वो अंदाज पंचे दामोदर कर रहे हैं, और केवल मार्केट का भला कर रहे हैं। हमारी जेबें खाली करके हम कुछ भी अंदाज पंचे दामोदर किसी भी दिशा में खेती कर रहे हैं। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो, करके देखना है। खास तौर पर जितने क्रॉप डॉक्टर हो सबको खुद को करके देखना है, फीडबैक देना है। जो फार्मर सही तरीके से खेती कर रहा है उसको भी करना है। कमेंट्स में लिखो ये जो आपने किया, मैंने जो बताया, इसमें कितने हद तक ठीक है और कितने हद तक फंसाना है। मैं वही चीजें पर बात कर रहा हूं जो मैंने किया है, जो मैंने जिया है, जिसको मैं करके आगे बढ़ रहा हूं। अभी हमने बात करी स्वस्थ मिट्टी, 25/5/4/45 ये स्वस्थ मिट्टी है। ओके, छोटे छोटे ब्रेक्स लेना चाहिए। मैंने भी जैसे अभी पॉज करके ब्रेक लिया ना, तो आप भी ब्रेक करके आ गए होंगे। मैंने बताया अभी स्वस्थ मिट्टी, अब इस पर बात करते हैं जीवंत मिट्टी। स्वस्थ तक चैप्टर यस यार नो, मैं अपने से ही हाँ बोल रहा हूं। आपको भी अगर पेन पेड लेके बोलो बैठे होंगे तो हाँ बोलोगे। जीवंत मिट्टी, जो इकोसिस्टम है 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे, ये 3 फीट का इकोसिस्टम जो है इसने कंटिन्यू निरंतर बैक्टीरियल कॉलोनी में रहना चाहिए, तो हमारी फील्ड को कहेंगे जीवंत मिट्टी। इसके लिए सबसे बेस्ट, सरल, सहज, स्वस्थ और बिना पैसों के घर पे ही कैसे करें। एक बैरन लेना है, जो भी ड्रम हो, कोठी हो, जो भी हो, उसके नीचे यहां पर पेंदे में कोग लगानी है। इसमें जो भी खेत का वेस्टेज कचरा निकलता हो, खरपतवार, पेड़ पौधों के पत्ते, तना, टहनी, डाल, जो भी निकलता हो, हम जिस खेत में खेती कर रहे हैं उसी खेत का जो भी बायोमास निकलता हो वो बायोमास इस ड्रम में डालना है। इस ड्रम में डालना है 70% बायोमास, 30% पानी। हेलो, 70% बायोमास, 30% पानी। अब ये जो 70% है इसमें पहली बार, बाद में नहीं, पहली बार 70% बायोमास, 30% गोबर। ये जो 70% कॉम्बिनेशन है, इस 70% की मैं बात कर रहा हूं। मतलब 70 का 70 बायोमास और 30% गोबर। अगर आप देसी गाय आपके पास है और उसका गोबर और गोमूत्र लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लगभग अगर 100 लीटर का ड्रम है तो कम से कम 1 लीटर गोमूत्र, 200 लीटर का ड्रम है तो कम से कम 2 लीटर गोमूत्र, 1% गोमूत्र। अब यहां बहुत बड़ा प्रश्न है, द्वंद्व है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में देसी गाय का ही गोबर चाहिए, देसी गाय का ही गोमूत्र चाहिए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। हां, अगर देसी गाय का गोबर है, अगर देसी गाय का गोमूत्र है तो सोने पे सुहागा, सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है? या जो भी आपके पास प्राणी हो, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, नेवला, केचवा, किसी का भी गोबर चलेगा, चलने फिरने वाले प्राणी का गोबर। ओके, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन शुरुआत के 28 दिन, हेलो, पॉइंट नोट करते जाओ। मैं जीवंत भूमि कैसे बने, अभी मैंने स्वस्थ भूमि बतलाया, अभी जीवंत कैसे रहे। 28 दिन तक इसको हल्का कपड़ा डाल करके टाट
या झिरहरा कपड़ा ऊपर से ढक करके रखो ताकि एयर निकलती रहे। धूप या छांव की मैंडेटरी नहीं है, अगर छांव में रहा तो ज्यादा अच्छा है। इसमें पानी डालना है 30%, 70% बायोमास डालना है। उस बायोमास में 70% बायोमास, 30% गोबर, 1% गोमूत्र डालना है। और इसको एक बार ऊपर नीचे ऐसे हिलते हुए या फिर लेयर के माफिक डालना है कि बायोमास डाला, फिर गोबर डाला, फिर बायोमास डाला, फिर गोबर डाला, बायोमास डाला, फिर गोबर डाला, और पानी से भर देना है। और ऊपर से छरहरा कपड़ा डालना है। पानी सबसे लास्ट में डालना है, आखिर में डालना है, और गोमूत्र उसके बाद में डालना है। गोमूत्र नहीं है तो भैंस का मूत्र चलेगा या स्व यूरिन भी चलेगा, उसकी एक मॉर्फोलॉजी अलग है, जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो। इसको 28 दिन के लिए ढक के रखो। प्रकृति की साइकिल है 28 दिन। हेलो, नॉक नॉक, कुछ बतलाना चाह रहा हूं। हम बात करते हैं कैलेंडर 12 महीने, सबसे रॉन्ग प्रक्रिया है। कैलेंडर होना चाहिए 13 महीने का, जो मुझे बहुत ही खलता है। 365 दिन 13 महीने होते हैं। 28 दिन की साइकिल से, प्रकृति पूरी 28 दिन की साइकिल से चलती है। और जो बुद्धिजीवी है, मोबाइल है आपके पास? हेलो, जिससे अभी आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हो, इसका रिचार्ज कितने दिन का करते हो? 28 दिन का। ये बुद्धिजीवियों ने ट्रैक लगा के रखा है। साल भर में आपसे 12 महीने की बजाय 13 महीने के पैसे लेते हैं। वो सही कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा, प्रकृति, साइकिल्स, महिलाओं की माहवारी, समुद्र के ज्वार और भाटे का आना 14-14 दिन की साइकिल पे होता है। महिलाओं की माहवारी 28 दिन की ही साइकिल पर होती है। आप अगर कोई क्रूज पर, जहाज पर सवारी करोगे या उसके कैप्टन से पूछोगे कि आप रूट कैसा देखते हो, आपके चलने की प्रक्रिया कैसे करते हो, तो वो ज्वार और भाटे के आने से और चंद्रमा के कितने नजदीक और कितने दूर जाने से वो अपने कैलकुलेशन जमाते हैं। और वो 12 महीने की बजाय 13 महीने की साइकिल पर काम करते हैं, क्योंकि समुद्र का भरण और उतरण 13 बार होता है 13 महीने में। तो 28 दिन की साइकिल, 28 दिन तक इसे रखे रखना है। उसके बाद में इसका कोक खोलना है। अगर ये 100 लीटर का बैरल है, मैं इसको थोड़ा सा निकाल दूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, या इसको हटाता हूं। ये बैरल अगर 100 लीटर का है तो 30% मतलब 30 लीटर पानी इसमें डलेगा। 28 दिन के बाद अगर एक एक बार में 1 शॉट आपको यूज करना है तो ये पूरा पानी कोग लगा करके खाली करो। लगभग 30 लीटर पानी खाली हुआ तो ये बचेगा आपके पास 22 से 25 लीटर पानी बचेगा जो खाली होगा। और पुनः आप इसमें देखोगे तो ये जो बायोमास था ये नीचे बैठने लगेगा। 28 दिन में काफी कुछ बैठ जाएगा, लगभग 30% बैठ जाएगा 30 दिन में। और पानी पुनः 30 लीटर फिर से इसमें गोबर बायोमास की लेयर डाल करके पुनः 1 लीटर गोमूत्र, इसमें 100 ग्राम वाइसेनोमेटा डालना है। ये मैं भूल गया था आपका बतलाना। ये बैक्टीरियल क्या मैं निकलवा कर दे रहा हूं, 100 ग्राम काउंट लिख लो। मैं एक बार सारी चीजें बतला देता हूं। वाइसेनोमेटा नंबर 1, नंबर 2 1 लीटर गोमूत्र, नंबर 3 70% बायोमास प्लस गोबर, ये 70-30 आएगा अपने आप में। चौथे नंबर पे 30% पानी। ये 100 लीटर की अगर बात करें बैरल की तो 30 लीटर पानी, बाकी की जगह में बायोमास और गोबर। 1 2 3 4 चीजें आपको डालना है। 28 दिन के लिए रखना है। 28 दिन के बाद कोग निकाल करके इसको बाहर करना है और हमें खेत में उपयोग लेना है। ये बोला जाता है ह्यूमस। हेलो,
हुमिक एसिड सुना है? सबके कान खड़े हो जाएंगे, कहीं दुकान पर जाना नहीं भाई मेरे। ह्यूमस, पेड़ पौधों का बायोमास बॉडी को गलने के बाद जो लिक्विड बनता है वो लाल पानी होता है, ये लाल पानी निकलेगा, इसको बोलते हैं ह्यूमस। और ये जिस जिस मिट्टी में जाता है, ड्रिप है तो ड्रिप से चलाओ, 28 दिन में 100 लीटर के बैरल को भरोगे तो 20 से 30 लीटर आपको मिलेगा, डिपेंड करता है, धूप है तो थोड़ा कम हो जाएगा, अभी का मौसम है तो 30 लीटर ही पूरा बच जाएगा, 25 लीटर बच जाएगा। तो 1 एकड़ के लिए 28 दिन में एक बैरल कम से कम हमें, फ्लड इरिगेशन दे रहे हो तो देना है, ड्रिप इरिगेशन दे रहे हो तो देना है। ये प्रक्रिया अगर आपने करी तो आपके खेत में ह्यूमस कंटिन्यू जा रहा है, और जिस मिट्टी में ह्यूमस जाता है जो प्रकृति को चाहिए वो सारी बैक्टीरियल कॉलोनी वहां ऑटोमेटिक डेवलप्ड होती है। आपने जस्ट कल्चर डाल दिया। मेंटेन कैसे करना है वो आगे बतलाता हूं, कैसे आपको समझाऊं। वीडियो देखते देखते आप ध्यान लगाओ। आप पहुंच गए हो किसी जंगल में, जंगल में क्या होता है, पेड़ पौधे खड़े होते हैं, पतझड़ आता है, पत्ते ड्रॉप 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 होते हैं, धरती माता के ऊपर एक चादर का आवरण बिछाते हैं, फिर बारिश आती है, पतझड़ के बाद बारिश आती है तो उन पत्तों पर पानी लगता है, और पानी लगता है और पानी से वो पत्ते गलते हैं और वो ह्यूमस पूरी मिट्टी में फैलता है, और वहां पर इकोसिस्टम डेवलप्ड रहता है, जो मृदा के 1.5 फीट ऊपर और मृदा के 1.5 फीट नीचे वाला इकोसिस्टम चाहिए। उस इकोसिस्टम को चाहिए ह्यूमस, ह्यूमस डेवलप्ड होगा। हम ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, गोबर गोमूत्र कहां से आया, चलने फिरने वाले प्राणी के पेट से निकल के आया। उसने क्या खाया, जो भी प्रकृति में मिलता है वही खाया उसने। और गाय भैंस का या किसी का लोगे तो वो शाकाहारी है, तो उन्होंने पेड़ पत्तियां यही खाया है, तो उनकी आंतों में बैक्टीरियल काउंट बहुत ज्यादा है, जिन्होंने ऑलरेडी उनके पेट में उसको पचाया हुआ है। वाइसेनो मेटासोग्राम क्या करेगा, इस बैक्टीरियल काउंट का भोजन है और इसको बूस्ट करेगा करोड़ों अरबों खरबों में। और ये जो पेड़ पत्ते हैं, जो बायोमास बॉडी है, ये पानी के साथ मिलकर के गलन क्रिया चालू करेगा, गलने लगेगा तो लाल पानी देगा। उदाहरण मैं देता हूं, आपके यहाँ गोबर के ढेर होंगे, रुखड़े होंगे, क्या बोलते हैं, कचरे के ढेर होंगे, खेत के बाहर, घर के बाहर जो जानवरों से निकाल करके आप डालते हो, या पेड़ पौधों का अवशेष डालते हो, और जब बारिश होती है और उसके पास जब आप निकलते हो तो नीचे आपको लाल पानी बहता हुआ दिखेगा, वो है ह्यूमस। उसको कलेक्ट करना चालू करो। ये ह्यूमस बनाने की प्रक्रिया घर पर कर सकते हो, और ये किसी भी फसल में, किसी भी मिट्टी को जीवंत करने की सबसे सरल सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तहत मैं सिखा रहा हूं। सबसे आसान प्रक्रिया है। मैंने मेरे जीवन काल में 2006 से लेकर अभी 2022 तक जो मैं किसान पाठशाला के साथ रमण कर रहा हूं, भारत में और देश विदेशों में घुमा हूं, मुझे इससे बेहतर प्रक्रिया नहीं मिली मेरी प्रैक्टिस में। चाहे तो आप फॉलो करके देखिए। 100 लीटर 1 एकड़ हर 28 दिन, सिंप्लीफाई तरीका। ड्रिप से दो, फ्लड से दो, किसी भी तरीके से दो। समझ में आया? स्क्रीनशॉट कैप्चर करो। ये प्रक्रिया अगर हमने हमारे खेतों में करी तो हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी, बायोडाइवर्सिटी कॉलोनी उसकी कंटिन्यू रहेगी, और हम कह सकेंगे सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ सॉइल, जीवंत भूमि हम कह सकेंगे। एक हमने सीखा स्वस्थ भूमि, सॉरी हमेशा मैं दूसरी दिशा में ही जा रहा हूं। 45% मिट्टी, 25% हवा, 25% पानी, 5% कार्बन, ये स्वस्थ भूमि है। इसमें हमने डाला ह्यूमस, तो ये जीवंत भूमि है। अब इस जीवंत भूमि को बरकरार रखना है। मैंने काफी सारे मित्रों से सुना है कि मैं ये वाला बैक्टीरिया कल्चर, 200 लीटर पानी, गुड़ गोबर गौमूत्र, या जो डिकम्पोस्ट, या XYZ कोई सा भी बैक्टीरिया मैं हर 8 दिन में चलाता हूं, मैं 6 दिन में चलाता हूं, मैं 1 एकड़ में हर चौथे दिन में बैक्टीरिया चलाता हूं। हेलो, कौन सी दुनिया में हो? आप ही से पूछ रहा हूं। अगर मेरा खेत इस तरीके का है कि मैंने एक बार बैक्टीरिया डाला और उसको हर 7 दिन में डालना पड़े, हर 15 दिन में डालना पड़े, हर 4 दिन में डालना पड़े, तो मेरे खेती करने का तरीका गड़बड़ है ना। नॉक नॉक, समझ में आ रहा है? अगर मेरे खेत में मैंने एक बार बैक्टीरिया डाला, पानी में दे ही रहा हूं, मेरी फसलों की जड़ें है ही वहां पर, मेरे पेड़ पौधे खड़े हैं,
पेड़ पौधे खड़े हैं, उसकी रूट डेवलप्ड है, यहाँ पर मैंने ड्रिप डाल रखी है या फ्लड से पानी दे रहा हूं, तो यहाँ पर नमी है ऑलरेडी। इस नमी में मैंने जब एक बार बैक्टीरिया दे दिया, और मेरे खेत का वातावरण अगर ऐसा है कि मुझे हर 7 दिन में बैक्टीरिया देना पड़ रहा है, तो या तो मेरा खेती का तरीका मुझे समझना पड़ेगा। इस दिशा में ले जा रहा हूं मैं शब्दों को, ये देखने की, सुनने की, समझने की चेष्टा करो। मैंने एक बार बैक्टीरिया दिया, अब वो खुद से मेरे फील्ड ऐसी है कि वो फैलता जा रहा है। क्योंकि आप ख्याल करो, 1 लीटर दूध हो या 100 लीटर दूध हो, उसमें दही, जामन थोड़ा सा डाला जाता है और वो पूरा दही बन जाता है। मतलब बैक्टीरिया बढ़ने वाली प्रक्रिया है, करोड़ों अरबों खरबों ऐसे बूस्ट होते हैं, बढ़ते हैं। अगर हमने अरबों खरबों बैक्टीरिया डाले हैं, हमने डिकम्पोस्टर चलाया, हमने गुड़ गोबर गौमूत्र 200 लीटर चलाया, हमने 10 किलो गोबर 10 किलो गौमूत्र जीवामृत चलाया, और हमारे खेत की तासीर ऐसी है कि फिर 8 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद वापस मांग रहा है वो। मतलब हम जो खेती के तरीके एडॉप्ट कर चुके हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो सिंप्लीफाई तरीके से मृदा को जीवंत कंटिन्यू कैसे रखें, आप एक छोटा सा तरीका एडॉप्ट कर लो। यस, स्वस्थ ह्यूमस आई तो जीवंत। अब ये प्रक्रिया बनी हुई कैसे रहे, हम कोई सी भी खेती करें, एक खेती होती है हमारी नाली वाली, यहां पर पौधे होते हैं, क्योंकि शुरुआत में नाली यहां रहती है, बाद में मिट्टी लगा देते हैं। दूसरी खेती होती है हमारी ड्रिप वाली, तो उसमें पौधे यहीं पर होते हैं ड्रिप से लगकर। तो नाली वाली खेती में जहां से हम नाली से पानी दे रहे हैं, इसके अलावा जो पौधों की जगह है, यहां पर बायोमास आच्छादन करो, पौधों से नाली की करवट तक। हेलो, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? जो पाली है, जो पाली है, ये जो पाली है जहां पर पौधा है, तो यहां पर बायोमास आच्छादन करो, यहां से पानी जा रहा है। और जो हमारी ड्रिप है, ड्रिप के नीचे बायोमास आच्छादन करो, एक लाइन में, एक पट्टे में, ड्रिप के नीचे और एक पट्टे में, एक पट्टा खाली रखो। मैं दोनों को अलग अलग तरीके से मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा था, लेकिन अलग अलग तरीके से दिखाता हूं फिर से। ये हमारी ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन में जहां ड्रिप है उसके नीचे से लेकर उस पूरे पट्टे में बायोमास आच्छादन, पेड़ पौधों का सूखा हुआ अवशेष, इसके ऊपर ड्रिप, फिर एक पट्टा छोड़ करके बायोमास आच्छादन, इसके ऊपर ड्रिप। तो ये हुआ 70-30 फार्मिंग का फार्मूला। ये खाली जगह है, ये हम किसानों के चलने फिरने के लिए है, और ये जो ड्रिप है ये पौधे की जड़ों के चलने के लिए है। हेलो, अपने आप को यहां लेकर के आ जाओ, रिलेट करो थोड़ा सा, कहीं जाओ मत, दिमाग को घुमाओ मत। इसमें से एक भी चीज एडॉप्ट कर ली ना, तो शायद कहीं ना कहीं आपके पास जीवंत मृदा कंटिन्यू रहेगी, लाइफ लॉन्ग रहेगी। इस तरह का अगर वातावरण है, अब यहाँ पर कोई सी भी फसल हो सकती, केला हो सकता है, गन्ना हो सकता है, मिर्च हो सकता है, कॉटन हो सकता है, तरबूज हो सकता है, अमरूद हो सकता है, नींबू हो सकता है, जाम हो सकता है, सीताफल हो सकता है, XYZ कोई सा भी फार्मिंग हो सकता है। एक खाली, एक कचरा, ये मैंने बताया ड्रिप का। यहां पर बायोमास आच्छादन, और जो ह्यूमस आपने बनाया 100 लीटर पानी के कोक से निकाला, 30 लीटर 100 लीटर के ड्रम से, उसको 1 एकड़ में ड्रिप से चला दो। अब आपको अगर ये फसल कंटिन्यू है तो मेरे हिसाब से 28 दिन या 1 साल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने बायोमास आच्छादन करके रखा है। तो वो ह्यूमस जो पानी है वो बैक्टीरियल काउंट को बढ़ाते जाएगा। एक ही शर्त है कि आप इसमें कोई सा हार्मफुल फर्टिलाइजर इस तरीके का ना दो कि 1 एकड़ में 50 किलो यूरिया चला दिया, 1 एकड़ में हमने 1 घंटे के अंदर 0050 चला दिया, 1 एकड़ में 1 घंटे के हमने अंदर 15 किलो 1261 चला दिया। तो जहां पर भी ड्रिप का पानी गिरेगा वहां से बैक्टीरियल काउंट को मार देगा। या कोई अच्छा बुद्धिजीवी एग्रोनॉमिस्ट आया जिसने बोला कि 500 ml क्लोरोपाइरीफास चला दो, साइपरमेथ्रिन चला दो ड्रिप से, तो बैक्टीरियल काउंट चले जाएगा। तो जब इस तरह की हम चीजें चला देते हैं, उसके बाद में 2 दिन के बाद हम वापस ये ह्यूमस डाल दो,
मजबूरी में कभी आपको चलाना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे बुद्धिजीवी डॉक्टर्स हैं आपके पास जिनकी आप सलाह लेते हो, तो उनका सुनना भी पड़ेगा। सुनते रहो, सुनना अच्छा है। करो मन की, किसमें खर्चा कम लग रहा है। हेलो, आ जाओ। तो इस तरह की प्रक्रिया करो। तो आप जब ये चला देते हो दवाई या खाद कुछ भी, तो उसके आधे से मतलब 2 से 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर बैक्टीरिया फिर चला दो। अगर कुछ इस तरह की प्रक्रिया नहीं कर रहे हो तो 28 दिन तक तो कम से कम कुछ बैक्टीरिया देने की जरूरत नहीं है। या इसी तरह की फार्मिंग कर रहे हो तो जीवन में एक ही बार ये ह्यूमस देना है। ये बैक्टीरिया बढ़ता है भाई। ये मैंने बताया ड्रिप इरिगेशन का। इसी तरीके से अगर फ्लड इरिगेशन की हमारी खेती है, नाली से पानी दे रहे हो, तो आप खेत में करोगे नाली और पाली। ये पाली, ये नाली, ये पाली, ये नाली, ये पाली। तो यहां पर हमारे पौधे रहते हैं और यहां से हम पानी देते हैं। तो बायोमास आच्छादन आपको इतनी जगह पर करना है, इतनी जगह पर जो आपकी पाली की जगह है। और आपको पंप के द्वारा, जो 15 लीटर का पंप रहता है, उससे ये जो पानी यहां पर फैल रहा है ना, ये हम पानी भरण करते हैं नाली में, इस जगह ड्रेंचिंग करनी है। बायोमास आच्छादन ऊपर रह गया, ज्यादा कीचड़ नीचे रह गया, हमें इस जगह ड्रेंचिंग करनी है खेत में ह्यूमस की। जीवन में एक बार। अगर आप फर्टिगेशन और पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो जब जब करो उसके 3 से 4 दिन बाद रिपीट कर दो, तो बैक्टीरियल काउंट बना हुआ रहेगा और जीवंत मिट्टी रहेगी। उसका कारण ये है जीवंत मिट्टी का। छोटा सा उदाहरण देता हूं, वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, आपको ये समझ में आ गया। स्वस्थ भूमि, ये बार बार दिखाता रहूंगा मैं आपको। 5%, 25%, 25%, 45%। स्वस्थ, SOIL मतलब जीवंत। सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा। अगर इस तरह का प्रक्रिया रखा तो आपके खेत में जो भी फर्टिगेशन, इरिगेशन, जो भी पेस्टिसाइड्स डालोगे वो कम से कम लागू होगा। पौधे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देंगे। क्योंकि जब आप DAP डालते हो, डायमोनियम फास्फेट, जब आप SSP डालते हो, तो SSP की काउंटिंग कितनी है? 16%। सिंगल सुपर फास्फेट आप अगर खेत में डालते हो, फटाफट मैं लेता हूं एक 50 किलो का बैग जिसमें SSP लिखा रहता है, जिसमें 16% फास्फोरस है। अब ये फॉर्मेट है P2O5। पौधे को चाहिए P+। कैसे मिलेगा? जब ये खेत में जाता है, खेत में कार्बन % है जो बैक्टीरिया का भोजन है, और खेत में बैक्टीरिया अनंत मात्रा में है। PSB, KSB, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, माइकोराइजा, फलाना ढिमका, XYZ, जो मुझे भी नहीं पता, कई वैज्ञानिकों नहीं पता, अनंत बैक्टीरिया, कोटि ब्रह्मांड जो है फील्ड में। जब ये P2O5 जाता है, इसके पार्टिकल को वो तोड़ते हैं, पार्टिकल को तोड़ करके P+ बनाते हैं, तो पौधे को खाने लायक बनाते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है फास्फोरस की? जिस दिन हमने डाला उसके 28 दिन बाद लगना चालू होगा, अगले 90 दिन तक लगेगा। जितना हमने डाला मात्र 20% लगेगा, 80% फिक्सेशन में जाएगा। ये इसका मॉर्फोलॉजी है। अब हमने अगर 2 50-50 किलो के बैग डाले, 100 किलो, तो 16 किलो गया। एक बैग डाला 16%, मतलब 8 kg फास्फोरस 1 एकड़ में गया। 8 kg फास्फोरस का अगर आज मैंने डाला है और 28 दिन के बाद, हेलो, स्पीडली ले रहा हूं, समझ में आ रहा है? यूरिया आप डालोगे तो पौधे की बढ़वार दूसरे दिन, तीसरे दिन दिखेगी। SSP डालोगे तो क्या फर्क आता है? कुछ समझ में आया? दिमाग लड़ाया है? कब फर्क दिखता है? दिखता ही नहीं। धीरे 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 हमारी फील्ड को असर होने लगता है। तो 28 दिन में 8 किलो लगेगा। अगर मैंने केले का पेड़ लगा रखा है मेरे खेत में 5x5, जो पूरे भारत के किसान लगाते हैं, जो सबसे गलत प्रक्रिया है। 5x6 जो कुछ किसान लगाते हैं, वो भी थोड़ी गलत प्रक्रिया है। 5x7 लगाना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं जो ज्यादा लगाते हैं। 5x5 पे 1750 पौधे 1 एकड़ में लगाए, उसमें एक 50 किलो की गोनी सिंगल सुपर फास्फेट डाला 1 एकड़ में, तो उसमें 16% आता है। 8 किलो गया पौधे के पास।
8 किलो डाला अभी आपने पैसे लगा करके, गया पौधे के पास 8 किलो, लेकिन पौधा उठाएगा कितना? 28 दिन में उठाना चालू होगा मात्र 20%। तो 8 दूनी 16, 1 किलो 600 ग्राम हेलो पौधा अपटेक कर सकता है 28 दिन से बाद में 90 दिन की प्रक्रिया में। अगले 60 दिन में 1 किलो 600 ग्राम अपटेक करेगा। 1 किलो 600 ग्राम कितने पौधे अपटेक करेंगे? 1750। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 600 ग्राम मतलब 600 ग्राम, तो 1750 प्लांट 1600 ग्राम, एवरेज इन 0.8 ग्राम हेलो एक पौधे को सूंघने को मिलेगा। ये रियलिटी है। पेन कागज लेकर के खेती करना चालू करो। मेरे वीडियो देख रहे हो पेन कागज लेके, ये बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ अंदर जा रहा है। इसलिए अगर इस 0.8 ग्राम की बजाय हम ये 8 किलो पूरा का पूरा एप्लीकेशन हो, और ये जो 80% फिक्सेशन में जा रहा है जिससे मेरी जमीन का पीएच बढ़ रहा है, इसकी बजाय ये लागू हो और ये 20% ही थोड़ा बहुत फिक्सेशन में जाए, तो उसके लिए बायोमास आच्छादन, 5% कार्बन और ह्यूमस, जीवंत मिट्टी कंटिन्यू बनाए रखेंगे और इस तरह की खेती करेंगे, तो ये प्रक्रिया नहीं होगी और ये पूरा का पूरा उल्टा होगा। समझ में आया? सॉइल टेस्ट की जांच करानी हो तो मैं आपको बी किसान का नंबर दे देता हूं, 75 875 38 222। ये बी किसान का नंबर है और यहाँ पर आप सॉइल टेस्ट के लिए सैंपल भेज सकते हो। काफी सारे वीडियो की श्रेणी आने वाली, श्रृंखला आ रही है। किसान पाठशाला यूनिवर्सिटी बन रहा है और मैं बलराम किसान आपके साथ बना हुआ हूं। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत के और विश्व के हर किसान तक पहुंचना चाहिए, अपने लिए, अपने देश के किसानों के लिए इसे शेयर कीजिए। अभी तक नीचे लाल बटन को टैग नहीं किया है तो सब्सक्राइब को दबाइए। मैं बलराम किसान बना हुआ रहूंगा आपके साथ किसान पाठशाला में। आखिरी तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करना जो मुझे लास्ट में सुन रहा है, ताकि और किसानों का फायदा हो। अगले एपिसोड में फिर मैं आता हूं। लगभग 75 प्लस सिलेबस है। ये पहला एक सिलेबस लिया मैंने आपके साथ में, मृदा। काफी सारी चीजें छूटी होगी, लेकिन थंब रूल जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। थैंक यू।